हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह में पॉलिटी। तो आइए चलते हैं पॉलिटी में। हमको देखना है आज आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है? तो ये हमारा बोले थे हृदय नाथ कुजूरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति जो शासन है वो राज्यपाल की सलाह पर क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है? तो ये हमारा 3 वर्ष तक। इसके बाद है हमारी अब तक की गई आपात उद्घोषणा। तो अभी तक आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। यह तीनों घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। जैसे पहली बार कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध में अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपात की तीसरी उद्घोषणा। तो ये हमारी आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा जो है हमारा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई। ठीक है। इसके बाद है हमारा भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा है युद्ध में हो सकती है, बाह्य आक्रमण में हो सकता है, अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सके। अगर कभी भारत में युद्ध होता है, कोई देश भारत पर आक्रमण करता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? आपात की घोषणा हो सकती है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति में से राज्यों की रक्षा करे? तो ये हमारा आर्टिकल 355 में है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये हमारा आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। फिर हमारा भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? राष्ट्रपति मूलाधिकार। ये आर्टिकल हमारा 20 और 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो ये हमारा आर्टिकल 359 के अंतर्गत है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? तो ये 1 माह। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था आर्टिकल 356 के अंतर्गत? तो ये हमारा पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि यानी कि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। तो जो अभी तक हमने देखा, जो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, आर्टिकल 356 में हमारा राज्य आपात है, और 360 में क्या हमारा वित्तीय आपात। तो पहले हम 352 को देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपात। तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय में पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। कौन कर सकता है? ये हमारा राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है कि भारत की संघात्मक प्रणाली यानी कि एकात्मक रूप में क्या करती है? कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। ये बहुत पूछता है कि अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो 3 बार। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या है? आर्टिकल 356 राज्य आपात। ठीक है। तो 356 राज्य आपात देख लेते हैं हमारा क्या क्या है।
राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी क्या हो जाता है, हमारा समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली क्या होती है, हमारी एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 बार से अधिक किया जा चुका है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 3 बार लगा है और जो हमारा राज्य आपात है वो 120 बार से अधिक बार लगा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा आर्टिकल 360 हमारा क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है और संघ एवं राज्यों के अधीन जो कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में क्या की जाती है, कटौती की जा सकती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, भी क्या है, शामिल है, मतलब उनके भी वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, और क्या कहता है इसमें, वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया। ये बहुत पूछता है कि वित्तीय आपातकाल क्या भारत में कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी एक को बार नहीं लगा है। जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा है और जो हमारा राज्य आपात है वो 120 बार लगा है और जो हमारा क्या है, वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या होती है, आंतरिक अशांति का उल्लेख था। इसके बाद हम देखेंगे हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की संरचना देखते हैं, अध्यक्ष देखेंगे, इसमें सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, तो इसको जो है 3-4 भागों में बांटा गया है। एक हमारा क्या है, सदस्य होता है, तो जो सदस्य क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। सेकंड कौन है, सरकार की वित्तीय एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। फोर्थ हमारा क्या है, आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ व्यक्ति। ठीक है, ये क्या है, हमारे वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है उनको 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा क्या है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखता है, तो ये हमारा भारत का राष्ट्रपति रखता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, तो ये हमारा आर्टिकल 280। बहुत पूछता है कि वित्त आयोग किस में है, 280 में है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो ये वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो भारत के वित्त आयोग देख लेते हैं, तो पहला कौन है, पहला जो वित्त आयोग था उसका गठन 1951 में हुआ था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी हैं और इन्होंने 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 1956 में वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके 21 संस्थानों में, और इनका कार्यकाल 1957 से 1962 तक रहा। थर्ड हमारी क्या है, A.K. चंद्रा है और इनका गठन 1960 में किया गया और ये 1962 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। चौथा हमारा क्या है, 1964 में डॉक्टर P.B. राजबन्नार, इनका जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1969 तक था। पांचवा वित्त आयोग जिसका गठन 1968 में किया गया, इसके अध्यक्ष महावीर त्यागी जी हैं और इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं ब्रह्मानंद रेड्डी हैं और इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। सातवां जो वित्त आयोग का गठन है वो 1977 में हुआ और इसके अध्यक्ष J.M. सेलेट थे। इनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक था। इसके बाद आठवां क्या है, हमारा वित्त आयोग का गठन 1982 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे Y.V. चौहान थे और इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। और नौवां जो वित्त आयोग का गठन था 1987, ये M.K.P.V. साल्वे थे और इनका कार्यकाल 1989 से 95 तक था।
और 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में किया गया। इसके अध्यक्ष केसी पंत थे। इनका कार्यकाल 1995 से सन 2000 तक था। 11वां जो वित्त आयोग थे वो 1998 में इनका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर AM खुसरो थे। इनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक रहा। 12वां जो वित्त आयोग है उसका गठन 2002 में किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन थे और इनका कार्यकाल 2005 से 10 तक था। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर हैं और इनका कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में डॉक्टर YV रेड्डी, इनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक रहा। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ जो कि NK सिंह हैं और इनका कार्यकाल 2020-21 से लेकर 2021-26 यानी कि अभी तक हैं। भारत में केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति में निर्धारित होते हैं? तो ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर एवं राज्यों के भाग तथा केंद्र तथा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को क्या करता है? निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय जो विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो ये हमारा वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता युक्त अनुदान देने वाली सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो ये हमारा वित्त आयोग करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि समान रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो ये हमारा वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो ये हमारा 41% कर दिया गया है। 2021-2026 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में जो हमारा प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। पूछता है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? KC नियोगी थे। इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग, जिसे हम योजना आयोग भी कहते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नीति आयोग का निकाय है, तो ये हमारा गैर संवैधानिक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये हमारा किया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। इसके बाद कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। नीति आयोग की संरचना, तो अध्यक्ष देख लेते हैं। तो ये इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है? विशेष आमंत्रित सदस्य में क्या होते हैं? हमारे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष में क्या होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। सदस्य क्या होता है? हमारा पूर्णकालिक होता है। और अंशकालिक सदस्य क्या होते हैं? अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर क्या होंगे? जो हमारे पदेन सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा क्या होते हैं? नामित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। इसके बाद क्या है हमारा? विशिष्ट मुद्दों में ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य एवं क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद व परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए क्या की जाती है? बनाई जाती है।
इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हमारी 6 अगस्त 1952 को हुआ। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की ओर रहता है। क्रम में कौन सा दर्जा प्राप्त है, तो ये हमारा भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान प्राप्त है। निर्माण देख लेते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान निर्माण देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को हुआ। पूर्ववर्ती नाम इसका योजना आयोग था। अधिकार क्षेत्र क्या है इसका, भारत सरकार का अधिकार है। मुख्यालय कहाँ है इसका, नीति आयोग का तो नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन है इसके, प्रधानमंत्री जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन केवेरी हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, BBR सुब्रमण्यम। वेबसाइट क्या है, नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है, तो ये हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। ठीक है, जो भी होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद वो लोग करते हैं। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन के संविधानम का है। इसके बाद हम वरीयता अनुक्रम यानी कि टेबल देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा राष्ट्रपति है, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री और फोर्थ में हमारे अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, 5वें नंबर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, 5 का में हमारे उप प्रधानमंत्री हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष 6वें नंबर पर, 7वें नंबर संघ के कैबिनेट मंत्री हम अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता। 7 का में क्या है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में क्या है, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 क्या है, 10 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 10 नंबर में हमारी क्या है, राज्यसभा के उपसभापति। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो क्या है, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करता है, सुरक्षित बनाना है। किसका, ये नीति आयोग का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन देखेंगे। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त होती है, हमारे चुनाव आयोग का है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की, और जो भी पहले हो वहाँ तक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रमुख उस समिति का क्या होगा, सदस्य होगा। जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती है तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 324 में हमारा क्या है, निर्वाचन, ठीक है, के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं निर्वाचन संबंधी जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं। 324 क्या है, चुनाव कार्य के अधीक्षण एवं निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। आर्टिकल 325 में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा अतः इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, 326 में क्या है, हमारा लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर क्या होंगे, संपन्न होंगे। आर्टिकल 327 में क्या है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की क्या होगी, शक्ति होगी। आर्टिकल 328 में क्या है, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति होगी। आर्टिकल 329 में क्या है, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के क्या है, हमारे हस्तक्षेप पर रोक है। फिर आर्टिकल 329 का में क्या है, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान क्या है, हमारी निरस्त है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है, तो ये दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा में जिसमें से 2/2 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है,
राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये भी हमारा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 164 संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु